माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, जो कि आपदा प्रबंधन और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी निभा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम, आपके आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा। थोड़ा उसकी भूमिका इस रूप में बांधना चाहूंगा कि जब एक बयान आपका पीछे सामने आया कि जो बाढ़ है ये प्राकृतिक आपदा है, ये जिस तरह का बयान सामने आया तो इसके पीछे क्या सोच, क्या मंशा आपकी रही, क्या भाव रहा? क्योंकि इसको गलत तरीके से बाकी लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लगे, क्योंकि हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे पहले तो मैं बिहार झारखंड के सेशन 2 के लिए, आत्मनिर्भर बिहार की चिंता करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, पूरे टीम को देती हूँ। जब बाढ़ की बात आती है तो सचमुच अगर हम देखें तो बिहार जो तबाह होता है बाढ़ से, वो हमारा वृष्टि, अतिवृष्टि तो होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हम तबाह होते हैं नेपाल के पानी से, क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा जगह है जहां हम बॉर्डर पे हैं और उस बॉर्डर पे बारिश वहां होती है और 4 लाख क्यूसेक अगर पानी छोड़ना है तो वो बिहार में छूटता है, और जिसके कारण हमारे आसपास और हमारा जो यहाँ का वित्तीय व्यवस्था है थोड़ी ज़रूर चरमरा जाती है। तो इसको अगर आप लोग दूसरी नज़रिया से देखते हैं, जब मैं कहती हूँ तो उसको आप दूसरी नज़रिया में ट्वीट करते हैं, लेकिन अगर सचमुच देखा जाए तो हम आधे तो अतिवृष्टि से हम तबाह रहते हैं, लेकिन ज़्यादा तबाह हम नेपाल के पानी से होते हैं। तो मैडम, इसका कोई स्थायी उपाय तो होगा? निश्चित रूप से हम लोग स्थायी उपाय के लिए, क्योंकि ये एक कंट्री की बात नहीं है, ये 2 कंट्री की बात होती है, और 2 कंट्री की बात भारत सरकार भी लगी है, बिहार सरकार भी लगी है, तो उसमें भारत सरकार और नेपाल सरकार की आपसी बात हो रही है कि उसे हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और करने के लिए हमेशा 2-3 बैठक भी हो चुकी है। और बिहार भी अभी सबसे ज़्यादा जो फरक्का का भी मामला था, जो हमारा बांग्लादेश और उधर बगल में जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, उससे भी सभी हमारे यहाँ के जल संसाधन मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी लोग तत्पर हम लोग हैं कि कोई अस्थाई समाधान निकले, जिससे कि तराई क्षेत्र को लोगों को, इससे हम लोगों को नवजात मिले। बिल्कुल, आप चूंकि बेतिया से आती हैं, लगातार वहाँ से विधायक रही, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आप संभाल रही हैं, आपके नज़रिए से, आपकी दृष्टि से इसका क्या स्थायी समाधान है और कहाँ अड़चन आ रही है मैडम? क्योंकि बहुत ही मौजूद सवाल है, पूरा जो हमारा तराई क्षेत्र से नेपाल जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए ये सवाल है। आपको क्या लगता है इसका क्या उपाय निकल सकता है? निश्चित रूप से उपाय के लिए लोग चिंतन कर ही रहे हैं। आज सुपौल देखिए, आज अररिया देखिए, आज उधर हमारा जो है पास में मधेपुरा, किशनगंज, जो सारे हम उधर परेशान होते हैं, इधर चंपारण के सारे क्षेत्र परेशान होते हैं। वो निश्चित रूप से अस्थायी तौर पे हम लोगों का जो वहाँ का जो बांध है या फरक्का के पास हम डैम बना सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, तो जब तक नेपाल उसमें भागीदारी नहीं करेगा, आधा तो नेपाल की भागीदारी है, उनका तो सीधे हमारे पास आता है। आज अगर देखेंगे कि हमारा जो वाल्मीकि नगर बराज जो है, बराज में 18 हमारा है और 18 उनका है, तो हम अपने बराज की चिंता करते, वो अपने बराज की चिंता नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक हमारा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सचमुच हमारा हो रहा है, और हमारी कोशिश है कि हमारे बिहार या बगल में हम जो और भी पड़ोसी देश हैं वो भी सब लोग लग रहे हैं कि हमारे सब लोग मिलके, जैसे बांग्लादेश में भी ये होता है, तो हर आदमी है चिंतित है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ कर लें और जब बंगाल नहीं करे या जब नेपाल नहीं करे तो हमारे करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उसमें निश्चित रूप से समाधान करने के लिए नेपाल को भी आगे आना चाहिए। मैडम, चूंकि हमारे कार्यक्रम का स्वरूप ये रहता है कि हमारी तरफ से सीधा हमारे मेहमानों से सवाल होता है, बाकी जो हमारे दर्शक यहाँ मौजूद होते हैं, सीतामढ़ी के लोग जो हम तमाम चीज़ें देखते हैं, उनसे जुड़े सवाल भी अगर आते हैं और जो मौजूद लगते हैं तमाम लोगों से जुड़े हुए, उनको भी उठाता हूँ। सीतामढ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कुछ सवाल, जिसमें पर्यटन स्थल के तौर पर इसको विकसित करने की बात की गई है, लखनदेई नदी के पुराने स्वरूप को वापस लौटाने की बात कही गई है, इसमें साथ साथ मैम यातायात की सुविधा को लेकर बात की गई है। 2010 में स्वीकृत की गई थी योजना महसूल में जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा था, माननीय सांसद जी ने उसका जवाब भी दिया। विद्युत शवदागृह के निर्माण की जो है उस तरह की भी बात हो, जो तमाम ये बातें हैं सभी लोगों के लिए। आपका जो प्रश्न है
उस प्रश्न के बारे में हमारी सरकार पहले से तैयार है। अगर आपने कहा कि 100 गृह बनना चाहिए, निश्चित रूप से हमारा जो है अब नगर पालिका जब बना है और महानगर पालिका जब हम बना रहे हैं, निगम जब हमारा बना है, तो निश्चित रूप से हमारे उस निगम में 100 दाह गृह का भी है। पानी निकालने का आप समझ रहे हैं कि बाहर से हमारे लोग आके कैसे यहाँ का जल हमारा निकासी हो, उसके लिए हमारा जो है बनने के लिए हमारे पास इंजीनियर सब आए हैं, देख रहे हैं और ये काम जल्द ही होगा, आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारा भी कर्तव्य है, हम यहाँ पर सभी जनता बैठे हुए हैं और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम मकान बना रहे हैं तो उस मकान की चिंता भी होनी चाहिए कि हमारे मकान के बगल से कैसे नाला निकलेगा। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और पॉपुलेशन पहले जब मैं आती थी तो डुमरा एक जगह लगता था और सीतामढ़ी एक जगह लगती थी, लेकिन आज जब मैं आई तो डुमरा और सीतामढ़ी तो एक ही हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि डुमरा है कि सीतामढ़ी है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ता है और हम पढ़े लिखे लोग, हम सब जानकार लोग जब वहाँ रहते हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है एक नागरिक होने के कारण, एक बुद्धिजीवी होने के कारण, कि हमारा जल निकासी कैसे हो, हम कहाँ कूड़ा फेंकें, हम कहाँ पर जाम न लगाएं। तो ये भी एक हमारा जो है सोशल वर्क होना चाहिए कि हमें इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ा के हमें अपने ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि हम उस चीज़ को देख सकें। पर्यटन के तौर पर मैं बात करूंगा। यहाँ पर मैम सवाल ये उठा कि अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सीतामढ़ी को माता सीता की नगरी के तौर पर, उनके भव्य मंदिर के तौर पर जो अभी मौजूद है, उससे भी एक इस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हो ताकि देश विदेश से यहाँ पे सैलानी आए। क्या विकसित नहीं किया सकता है सर्किट को? निश्चित रूप से जो आपकी चिंता है, ये बिहार सरकार और भारत सरकार की भी चिंता थी और निश्चित रूप से उसको जोड़ दिया गया है। जहाँ माँ जननी का जन्म हो और जहाँ जनकपुर हो, और वो अगर अयोध्या से नहीं जुड़े तो फिर भारत रहने का क्या मतलब होता है। जहाँ राम का जन्म हुआ और जहाँ सीता का जन्म होगा, जहाँ हमारा घर होगा, जहाँ हमारा नैहर होगा, तो ससुराल और अपने दोनों ससुराल को नहीं जोड़े तो ऐसे फिर तो भारत का स्वरूप ही नहीं बन पाएगा। और इसलिए उसे जोड़ा गया है। और आप देखे होंगे कि धीरे धीरे हम बाईपास रोड ले रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर्यटन का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। माँ सीता का भी यहाँ मंदिर भव्य होगा और साथ साथ जहाँ माँ पुनौरा, जहाँ माँ ने जहाँ जन्म दिया, जो जन्म हम कहते हैं कि हमारा जन्मभूमि, माँ एक सीता जी एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ही स्वाभिमानी महिला थी और स्वाभिमान उनमें भरा हुआ था कूट कूट के। भारतीय संस्कृति थी कि हम अपने बच्चों को, हम अपने पति को अपना चीज़ को दें और स्वाभिमान के साथ हम अगर धरती से आएँ तो धरती के भीतर समा जाए। ये उनका जो प्रतिज्ञा था, ये भारतीय संस्कृति का ही प्रतिज्ञा हो सकता है, बाहर किसी देश में ये प्रतिज्ञा नहीं हो सकता है। इसलिए इसको ये जोड़ने वाला है। और यहाँ भी जिस तरह राम का भव्य मंदिर बना है, सीता माता का भी जन्म स्थान पर पुनौरा में भव्य मंदिर होगा। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर निकलकर चर्चा में मैम आया, एक आवेदन ये आया और उसमें ये कि सीतामढ़ी ज़िले के अंतर्गत करीब 64 जो मदरसे हैं, उनके शिक्षकों को 25 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, लंबित है। कभी कभी तो ऐसे राज्य जब थे 2005 के पहले, जहाँ मैं भी उस समय विधायक रहा करती थी 2000 से, तो वहाँ तो 5-5 वर्षों का पैसा, 10-10 वर्षों का पैसा नहीं मिलता था। वो सरकार नहीं है ना, आपकी सरकार है, बताइए ना। वाला नहीं था। लेकिन आज अगर कुछ कमी हुई होगी, हो सकता है कि कोरोना के कारण हुआ हो, तो निश्चित रूप से उनको जो 24 महीने का वेतन नहीं मिला है, निश्चित उनको वेतन मिलेगा। ऐसा आश्वासन नहीं है देती हैं आप इस मंच से उनको मिलेगा, जल्द ही भुगतान होगा उनका। सबका साथ और सबका विकास होता है। इस मंच से आप निश्चित रूप से उनको पेमेंट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है और जल्दी ही पेमेंट उनको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मैम। और अगले अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की भी साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा करना चाहें, शिक्षा का कितना यहाँ पर स्कोप है। आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर जाकर काम करके फिर वापस आ रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हॉस्पिटल यहाँ इस इलाके में बना रहे हैं। शिक्षा के सहयोग की जरूरत है सरकार से। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जब से 15 वर्षों में हमारी एनडीए की सरकार आई, अब 16 साल हमारे एनडीए की सरकार की हुई,
तो हम उस क्षेत्र में हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। पहले क्या था, आपके स्कूल में गाय बैल भैंस सब बैठते थे। अब क्या है कि आपका पंचायत में, हर पंचायत में +2 विद्यालय बन रहा है। आज हमारी बेटियां पढ़ के 30% या 50% मेरी बहनें आज हर क्षेत्र में आगे है। हमने पंचायती राज में अगर आरक्षण दिया तो उससे ज़्यादा अगर 50% आरक्षण था बहनों को, तो आज 56% आरक्षण, क्या बिना आरक्षण की अभी बहनें यहाँ आ गई। हमारे यहाँ अभी पुलिस में देखिए सभी बहनें हैं। हमारे यहाँ दरोगा देखिए, अभी 596 दरोगा हमारी निकली हैं। हमारे यहाँ अगर हर क्षेत्र में देखा जाए तो आज शिक्षा में अच्छी हुई है, लेकिन हमें उसमें भी आत्मसात करने की ज़रूरत है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ अपने शिक्षक भाई और शिक्षक बहनों से कि हम जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरह हमारा नीचे का ग्रामीण विद्यालय भी अगर पढ़ाना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा, हम उसी के बच्चे हमारे इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं। मुझे तो इतनी खुशी है कि इस बार बीपीएससी में 50% से ज़्यादा बहनें पढ़ के आई हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डॉक्टरों से जब बात की तो निकलकर जी आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। नहीं, इसका शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य की जब आप बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में आपको जानकर खुशी होगी कि पहली बार कोरोना के बाद जो, अगर मान लीजिए, एक तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, दूसरा कोरोना काल में एक ऐसा वेव आया कि हमारी ये थी कैपेसिटी अगर 200 का, तो एक बार 20,000 अगर आ जाए तो उसमें थोड़ा हम चरमराते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, रोज़ हम लोगों का जो कॉन्फ्रेंस होता था या हम लोग मिलते थे या काम करते थे, डे नाइट काम करने का नतीजा ये हुआ कि हमारा जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन की कमी थी, आज हर जगह आप देखेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट हमारा लगा हुआ है। हर जगह देखेंगे, कभी कोई पीएससी में कंसंट्रेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, वहाँ हर पीएससी में कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन लगा। लेकिन आज जो हम सबसे एडवांस अब करने जा रहे हैं, जो हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 पीएससी हमारा अप टू डेट हो रहा है और वो बढ़ रहा है। अभी टेंडर भी हो गया, ऐसा नहीं है कि टेंडर अभी, अब सोच लीजिए कि यहाँ 243 हमारे विधानसभा हैं, उसमें अगर 5-5 हमारा पीएससी अगर और एडिशनल पीएससी अगर हमारा तैयार होता है तो कितना होता है। और उस पीएससी की मैं जब बात करूं और उस पर हम पीएससी की बात करें तो पहले 50-100 आते थे मरीज, और आज अगर देखा जाए तो 10 से 15 हज़ार मरीज हमारा हर पीएससी में हम डॉक्टरों का ये भी कहना कि स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि दवाइयों की आपूर्ति भी सही तरीके से होनी चाहिए। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, स्किल्ड पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए ताकि इलाज देने में लापरवाही ना बरती जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ने बनाया, बहुत ही बेहतरीन पहल की, लेकिन वो कागजों में ही सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, हमें भी महसूस हो रहा है कि हम लोगों के पास डॉक्टर, लेकिन अभी हमारी बहाली में जितने डॉक्टर्स आए हैं, पहले कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और आज कितने मेडिकल कॉलेज है। और मुझे लगता है कि 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में हमें डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी और हमारा पैरामेडिकल या हमारा पैरामेडिकल स्टाफ कि किसी तरह की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हर ज़िले में हमने जो है बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग का भी हम काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल का भी काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे स्किल्ड रहें। डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं निश्चित उस समय के बच्चे होंगे जो उस समय, आज तो हमारे पास 18 मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उसमें पैरामेडिकल चल रहे हैं, उसमें बीएससी नर्सिंग चल रहे हैं। तो हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको ना डॉक्टर्स की कमी होगी, क्योंकि पहले 4 और 5 और 10 लेके हम चलते थे, आज 18 हमारे पास जब मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं। प्राइवेट हम छोड़ दें तो हमारे पास जब सरकारी मेडिकल कॉलेज है तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं। प्रदेश की बेटी डिप्टी सीएम इस मंच से सीतामढ़ी के लोगों खासतौर पर क्या यहाँ पर कहना चाहेंगी आखिर में? नहीं, निश्चित सीतामढ़ी माँ जननी का जन्मभूमि है और हम लोग निश्चित भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। और हम देखे हैं कि भाई उसमें हमारा पर्यटन क्षेत्र में इसको ज़्यादा हम डेवलप करेंगे, लोगों का रोज़गार मिलेगा। मेडिकल के क्षेत्र में आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 4 महीने के बाद जब मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा, जब बच्चे हमारे जाएंगे तो वहाँ भी एक हमारा स्किल्ड हो गया, उसके साथ साथ हमारे रोज़गार के मुहैया भी हो गए। जिसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं उनको तो कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जिसे दिखाई पड़ रहा है, जो मैं सीतामढ़ी आती थी तो 3 घंटे लगते थे मुजफ्फरपुर से आने में, और आज हम घंटों में नहीं 50 मिनट में हम चले आए। तो कहने का मतलब है कि जो विकास हुआ है इस एनडीए की सरकार में, उस विकास को देखना चाहिए
हमारे यहाँ हमारे चौकीदार ने, हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि अगर 1 रुपया हम छोड़ेंगे तो 1 रुपया लाभार्थी को मिलेगा, आज मिल रहा है। वही राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया छोड़ते हैं तो 15 पैसा लाभार्थी का मिलता है। ये दोनों में डिफरेंस है। आज का बिहार और पहले का बिहार, दोनों में अगर अंतर देखें तो सामने दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं सीतामढ़ी के सभी जनता को प्रणाम करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी लोग अपना अवेयरनेस, अपना, अगर हम सीतामढ़ी है, माँ जन्मभूमि है हमारी, सीता मैया का जन्म है, तो वहाँ सफाई सुथरा में हमें भी सहयोग करना चाहिए और हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए कि कोई आए तो ये नहीं कहे कि सीतामढ़ी का पढ़ा लिखा लोग ऐसे है, और हमें जाम से भी बचना चाहिए। इसलिए अपना काम खुद करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही बात कह के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच पर पधारने के लिए। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव यानी स्मृति चिन्ह हम देते हैं जब भी कार्यक्रम में आते हैं, मोमेंटो भेंट करते हैं जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं, विशेष वक्ता होते हैं, जो इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, जो तमाम लोग आज इस चर्चा के हिस्सा बने। तो मैं एक एक करके अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि सभी को मोमेंटो के लिए तैयारी रखें, और आग्रह करूंगा मंच पर लाने के लिए रुपेंद्र श्रीवास्तव और अपने सहयोगी रविंद्र पुरैयार और साथ ही साथ नीतीश जी से कि माननीय मंत्री जीवेश